तारीख थी 22 मार्च 2025। बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसी खबर आती है जो पूरे देश में सनसनी मचा देती है। मामला हत्या का था और हत्या कोई मामूली नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल के मालिक की हुई थी। वह भी उसी के हॉस्पिटल में उसके चैम्बर में घुसकर एक साथ 6 गोली मारी गई थी। इसके बावजूद चैम्बर में ना तो खून के निशान थे, न सबूत था, न गवाह थे और न ही कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। पुलिस तक मामले की जानकारी भी 2 घंटे देरी से जाती है। हम बात कर रहे हैं पूरे देश में सुर्खियां बटोरने वाली सुरभि राज मर्डर केस की। तो आखिर यह सुरभि राज कौन थी और सुरभि के कत्ल के पीछे की पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह कहानी सुरभि राज की है। सुरभि राज मूल रूप से पटना के अगमकुआ थाना क्षेत्र के कुम्हार इलाके की रहने वाली थी। इनके पिता का नाम राजेश सिन्हा है। 2017 के आसपास सुरभि राज की मुलाकात राकेश रोशन उर्फ चंदन नाम के एक युवक से होती है। पहले तो इन दोनों में दोस्ती होती है और फिर समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इस समय तक राकेश रोशन पटना के बाईपास में मौजूद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 4th ग्रेड कर्मचारी के तौर पर काम किया करता था। जब सुरभि के प्यार की भनक उनके परिवार वालों को लगती है तो वह लोग इस रिश्ते का विरोध करते हैं, लेकिन सुरभि किसी तरह अपने परिवार वालों को मना लेती है। फिर सभी बातें तय होने के बाद 2018 में सुरभि और राकेश एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। यह एक लव मैरिज थी। शादी के बाद इन दोनों की जिंदगी काफी अच्छे से आगे बढ़ती है। इन्हें 2 बच्चे भी होते हैं। इन सबके बीच सुरभि और राकेश के पर्सनल करियर में भी काफी बड़ा उछाल आता है। दरअसल 2021 के आसपास जब पूरे देश में कोरोना की लहर चल रही थी, जिस तरह देश के कोने कोने में हॉस्पिटल के एक बेड के लिए मरीज तड़प रहे थे, वैसे ही हाल पटना में भी था। इस मौके का फायदा उठाकर तब कई लोगों ने नए हॉस्पिटल खोले थे। राकेश एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑलरेडी काम कर रहा था। हालात को समझते हुए वह खुद का हॉस्पिटल शुरू करने का फैसला करता है। इस बारे में वह सुरभि से बातचीत भी करता है। सुरभि भी राकेश के फैसले से खुश होती है। फिर 2021 में ही फाइनली सुरभि और राकेश मिलकर पटना के अगमकुआ इलाके के कंकरबाग मेन रोड पर मौजूद धनुखी मोड़ के पास एशिया हॉस्पिटल की शुरुआत करते हैं। ना तो सुरभि राज और न ही उसके पति राकेश रोशन के पास किसी तरह की मेडिकल डिग्री थी। इसके बावजूद इन लोगों ने हॉस्पिटल खोल दिया था। यहाँ पर काम आता है राकेश रोशन का हॉस्पिटल लाइन से जुड़ा एक्सपीरियंस, जो उसने सालों से दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में बतौर 4th ग्रेड स्टाफ के तौर पर काम करते हुए हासिल किया था। दूसरे हॉस्पिटल में काम करते हुए उसने अपना अच्छा खासा लिंक पटना के कई क्वालिफाइड डॉक्टर से बना लिया था। वह अपनी इसी जान पहचान का इस्तेमाल करते हुए अपने हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर्स को बुलाकर इलाज करवाना शुरू कर देता है। क्योंकि यह हॉस्पिटल नया था, इसलिए इसकी फीस दूसरे अस्पतालों के मुकाबले थोड़ी कम थी। इस कारण मरीजों की भीड़ यहाँ लगने शुरू हो जाती है। इस तरह यह हॉस्पिटल चल पड़ता है। देखते ही देखते एशिया हॉस्पिटल सुरभि और राकेश के लिए प्रॉफिट मेकिंग इन्वेस्टमेंट साबित होता है। इस हॉस्पिटल से राकेश की इतनी अच्छी कमाई होती है कि राकेश और सुरभि मिलकर हॉस्पिटल के पीछे की जमीन भी खरीद लेते हैं। हॉस्पिटल को और बड़ा बनाने की प्लानिंग में लग जाते हैं। इतना ही नहीं, यह लोग पटना के अलग अलग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करते हैं। इन सबके बीच 4 साल बीत चुके थे और अब आ चुका था साल 2025। हॉस्पिटल में सुरभि बतौर डायरेक्टर हॉस्पिटल की सारी जिम्मेदारियां को काफी अच्छे से संभाल रही थी। रोज की तरह 22 मार्च 2025 को सुरभि हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाती है। अमूमन सुरभि का पति राकेश ही उसे अपने हॉस्पिटल लेकर जाता था। तय रूटीन के मुताबिक 22 मार्च को भी सुबह के लगभग 11 बजे सुरभि राज अपने पति तथा बच्चों के साथ घर से निकलती है। बच्चों को यह दोनों पहले स्कूल पर ड्रॉप करते हैं, फिर दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। हॉस्पिटल के गेट पर ही राकेश सुरभि को ड्रॉप कर देता है। वह यह कहते हुए बाहर निकल जाता है कि उसे बाहर किसी अर्जेंट मीटिंग में शामिल होने जाना है। वह शाम तक हॉस्पिटल आएगा। हॉस्पिटल का अंदर जाने के बाद सुरभि अपने चैम्बर में चली जाती है। 22 मार्च को हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी, क्योंकि ठीक उसी समय हॉस्पिटल में एक ट्रेनिंग भी दी जा रही थी, जिसमें हॉस्पिटल के सारे कर्मचारी शामिल होने के लिए एक साथ जमा हुए थे। इसके अलावा हॉस्पिटल में मरीज की भी अच्छी खासी भीड़ थी। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से दोपहर के समय एक खबर से हड़कंप मच जाता है। एक तरफ हॉस्पिटल में ट्रेनिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ काफी देर से सुरभि राज अपने ही चैम्बर में बैठी हुई थी। इसी बीच हॉस्पिटल के दीपक नाम के स्टाफ को डायरेक्टर मैडम से
कोई जरूरी काम आ जाता है। थोड़ी देर बाद वह सुरभि के केबिन के बाहर आने का इंतजार करता रहता है, लेकिन जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आती है तब लगभग दिन के 2:30 बजे दीपक केबिन में चला जाता है। केबिन के अंदर जाते ही उसकी आंखें फटी की फटी हो जाती है। वह एकदम से चीखता है। वह देखता है कि सुरभि अपने चेयर पर एकदम बदमाश पड़ी हुई है। उसके शरीर से खून बह रहा है, चेहरा पूरी तरीके से सूजा हुआ है। यह सब कुछ देखते हुए वह स्टाफ एकदम से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर हॉस्पिटल के दूसरे कर्मचारी भी भागते हुए सुरभि के केबिन तक आते हैं। सभी स्टाफ मिलकर तुरंत सुरभि को वहां से उठाकर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद आईसीयू में लेकर जाते हैं। वहां पर सुरभि का इलाज शुरू होता है। हैरत की बात थी कि इतना कुछ होने के बावजूद अब तक पुलिस को किसी ने जानकारी ही नहीं दी थी। तुरंत ही हॉस्पिटल के दूसरे स्टाफ सुरभि के पति राकेश को फोन करके बताते हैं कि सुरभि घायल है, उसके शरीर से खून बह रहा है और उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। जानकारी मिलते ही थोड़ी ही देर बाद राकेश भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इसके बाद लगभग 3:19 पर वह अपने ससुर यानी सुरभि के पिता राकेश सिंह को फोन करके बताता है कि सुरभि हॉस्पिटल में ही गिरकर बेहोश हो गई है, उसकी हालत ठीक नहीं है। इतना सुनते ही राजेश सिन्हा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सुरभि की हालत देखते ही वह भी घबरा जाते हैं और फिर लगभग 3:30 पर पास के ही अगम कुआ पुलिस स्टेशन में फोन करके मामले की जानकारी देते हैं। मामला हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था और काफी सेंसिटिव मुद्दा था, इसलिए खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम भागते हुए मौके पर पहुंचती है। देखते ही पुलिस वालों को अंदाजा हो जाता है कि सुरभि के साथ मारपीट की गई है और उसे कई जगह गोली मारी गई है। इसलिए बेहतर इलाज के लिए तुरंत सुरभि को उसके हॉस्पिटल से निकालकर पटना एम्स लेकर आती है। यहाँ सुरभि का इलाज शुरू होता है, लेकिन शाम होते होते सुरभि की सांसें थम जाती है। अब तक मीडिया में खबर फैल जाती है कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर को गोली मार दी गई है। कुछ लोग चर्चा करने लगते हैं कि कुछ बड़े डॉक्टर्स से सुरभि और उसके पति की अनबन चल रही थी। शायद उन लोगों के ने ही इस कांड को अंजाम दिया है। सुरभि के पिता का भी तब यही मानना था। हालांकि पुलिस वाले कुछ भी कमेंट करने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि सुरभि को कम से कम 6 गोली मारी गई है। इतना ही नहीं, गोली मारने से पहले उसके साथ मारपीट भी की गई थी। इस कारण उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, यहाँ तक कि फेस पर भी मारा गया था। इस कारण उसका चेहरा भी सूज गया था। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर एक हॉस्पिटल डायरेक्टर के साथ इतनी बेरहमी से किसने की है। इसी बात का पता लगाने के लिए पटना पुलिस के कई बड़े ऑफिसर क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। भले ही वह मीडिया में अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन पटना पुलिस को उन चर्चाओं में दम नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही एक के बाद एक कई अजीब चीजें सामने आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही पुलिस वाले क्राइम सीन पर जाते हैं तो उन्हें क्राइम सीन पर खून का कोई धब्बा नजर नहीं आता है। यह कैसे संभव है कि किसी को एक साथ इतनी गोली मारी जाए लेकिन कमरे में खून का एक कतरा न हो। जगह को देखने से साफ लग रहा था कि घटना के बाद क्राइम सीन की अच्छी से सफाई की गई है। मतलब कोई अंदर का ही था जिसने सबूत मिटाने की कोशिश की। वो कौन था, इस बात का पता लगाने के लिए और इस घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए पुलिस वाले हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी फुटेज की जाँच करने का फैसला करते हैं। सीसीटीवी फुटेज की जाँच के बाद सामने आते ही पता चलता है कि सीसीटीवी की हार्ड डिस्क गायब है और हॉस्पिटल का सीसीटीवी खासकर सुरभि के केबिन के आसपास के सीसीटीवी पिछले लगभग 20 दिनों से ही बंद है। हॉस्पिटल के बाहर दूसरी बिल्डिंग पर लगे सीसीटीवी से कंफर्म हो जाता है कि बाहर से कोई नहीं आया है। इन सब के अलावा जब हॉस्पिटल के कर्मचारियों से पूछताछ की जाती है तो ज्यादातर कर्मचारी यही जवाब देते हैं कि वह लोग तो हॉस्पिटल में चल रही ट्रेनिंग में शामिल थे, इसलिए उन्हें नहीं पता है कि हॉस्पिटल में कोई बाहर से आया है या नहीं। हॉस्पिटल के स्टाफ ने यहाँ भी दावा किया है कि किसी ने गोली चलने की एक आवाज तक भी नहीं सुनी है। गोली चलने की आवाज न आने के मतलब था कि इस घटना को किसी प्रोफेशनल ने पूरी प्लानिंग के साथ शायद साइलेंसर लगे बंदूक का इस्तेमाल करते हुए अंजाम दिया था। कुल मिलाकर सुरभि को उसके कमरे में गोली मारी गई, लेकिन किसी भी दूसरे व्यक्ति ने किसी को उसके कमरे में आते जाते नहीं देखा। किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी और न ही उस कमरे में खून का एक कतरा मिला। इस तरह पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं था जो उन्हें सस्पेक्ट का सुराग दे। इन सबके बावजूद पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और वह इतनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए हॉस्पिटल के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू करते हैं। इसके साथ ही पति राकेश रोशन से भी पूछताछ की जाती है। ज्यादातर कर्मचारी तो अपने आप इस बयान पर कायम रहते हैं कि उनमें से किसी ने कुछ नहीं देखा और न ही कोई आवाज सुनी, लेकिन सुरभि का पति पुलिस की पूछताछ में लगातार अपना बयान बदलने लगता है। बदलते बयान के कारण पुलिस का शक सुरभि के पति की तरफ से जाने लगता है। वैसे भी जिस तरीके से गोली मारने के बाद केबिन की सफाई करते हुए
सबूत मिटाए गए थे और सीसीटीवी बंद थे, वह सभी इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि जरूर इस कांड में कोई अंदर का आदमी शामिल है, जिसने पूरी प्लानिंग के साथ घटना के लिए उस समय को चुना जब हॉस्पिटल में ट्रेनिंग चल रही थी। बदलते बयान की वजह से राकेश पर शक होता है और अब उससे कड़ाई के साथ पूछताछ की जाती है। उसकी तलाशी भी ली जाती है। तलाशी के दौरान राकेश के पास से ही एक मोबाइल फोन मिलता है जिस पर गोली लगने के निशान थे। जांच में सामने आता है कि यह मोबाइल तो सुरभि का है। अब पुलिस वालों को शक यकीन में बदलने लगता है और वह हॉस्पिटल के दूसरे कर्मचारियों से भी पूछताछ शुरू करते हैं। 3 दिनों तक दिन रात एक करते हुए पूछताछ की जाती है और उस आधार पर कड़ियों को जोड़ते हुए सीन क्रिएट किया जाता है। फिर फाइनली 3 दिन बाद पुलिस इस हत्याकांड को सॉल्व करने का दावा करते हुए हैरान कर देने वाला खुलासा करती है। पुलिस की ओर से किए गए खुलासे के मुताबिक दरअसल यह सब कुछ किया कराया सुरभि के पति राकेश रोशन का था। जैसा कि हमने आपके वीडियो की शुरुआत में बताया कि राकेश रोशन और सुरभि राज की 2018 में लव मैरिज हुई थी, लेकिन पुलिस की पूछताछ में खुलासा होता है कि सुरभि के प्यार में पड़ने से पहले राकेश का अफेयर दूसरे हॉस्पिटल में काम करने के दिनों में इस हॉस्पिटल में ही काम करने वाली एक और महिला कर्मचारी था। उस लड़की का नाम अलका था। जब सुरभि की एंट्री राकेश की जिंदगी में होती है तो राकेश अलका को साइड करते हुए सुरभि से शादी कर लेता है। फिर यह दोनों जमकर अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। इन सबके बीच राकेश के दिल में अब भी अलका के लिए प्यार कहीं ना कहीं बाकी था, इसलिए वह एक बार फिर से अलका से कांटेक्ट करता है। अलका की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन पति से विवाद के कारण अलग रह रही थी। इस कारण एक बार फिर से अलका और राकेश में बातचीत शुरू होती है। अलका के प्रति सिंपैथी दिखाते हुए राकेश उसे अपने ही हॉस्पिटल में HR के पद पर नियुक्त कर देता है। समय के साथ अलका और राकेश फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। काफी समय तक तो राकेश और अलका अपने रिश्तों को हॉस्पिटल में सभी की नजर से बचाकर रखने में कामयाब रहते हैं। पहले हॉस्पिटल के स्टाफ को इस बात की भनक लगती है और फिर उनसे होते हुए यह बात सुरभि तक पहुंच जाती है। जैसे ही सुरभि को राकेश के अफेयर के बारे में पता चलता है, इन दोनों का खूब झगड़ा होता है। हालांकि राकेश अपनी गलती मानते हुए कहता है कि अब वह ऐसी गलती नहीं करेगा। दोनों में किसी तरह समझौता हो जाता है, लेकिन रिश्तों में तनाव बना ही रहता है। पहले तो सुरभि हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा सीरियस होकर काम नहीं करती थी, लेकिन जब इस अफेयर की भनक उसे होती है तो वह जानबूझकर हॉस्पिटल में आकर काम करना शुरू कर देती है ताकि वह अलका और राकेश दोनों पर नजर रख सके। जब सुरभि हॉस्पिटल के कामों में ज्यादा इंटरफेयर करने लगती है तो उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल के बड़े पैमाने पर पैसों के हिसाब किताब में भी झोल किया जा रहा है। सुरभि के पीठ पीछे बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन राकेश, अलका और दूसरे कर्मचारी कर रहे थे। इस बात को लेकर भी इन दोनों में काफी विवाद हो जाता है। कुल मिलाकर राकेश के एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की वजह से पहले ही इन दोनों के रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव था और जब बात पैसों के हिसाब किताब में गड़बड़ी की सामने आती है तो रिश्ते पहले से भी कहीं ज्यादा बिगड़ जाते हैं। अब हॉस्पिटल के अंदर ज्यादातर बड़े फैसले करने का अधिकार सुरभि अपने हाथों में ले लेती है। यह बात राकेश और अलका को पसंद नहीं आती है। हालांकि वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पद पर सुरभि ही थी। इसी के बाद राकेश और अलका मिलकर तय करते हैं कि अगर सुरभि को रास्ते से हटा दिया जाए तो न सिर्फ हॉस्पिटल का पूरा अधिकार इन दोनों का हो जाएगा, बल्कि आगे चलकर दोनों शादी भी कर सकेंगे। अब दोनों मिलकर सुरभि को रास्ते से हटाने की प्लानिंग में लग जाते हैं। साजिश के तहत यह लोग लगभग 20 दिन पहले ही मेंटेनेंस के नाम पर हॉस्पिटल का CCTV ऑफ कर देते हैं। CCTV फुटेज का रिकॉर्ड मिटाने के लिए हार्ड डिस्क मसूद आलम नाम के एक स्टाफ को दे दिया जाता है। हॉस्पिटल में होने वाले पैसों के हेरा फेरी में बड़ा हिस्सा राकेश के छोटे भाई रमेश उर्फ अतुल को भी जाता है। हॉस्पिटल में सुरभि के इन्वॉल्वमेंट की वजह से अतुल की भी कमाई बंद हो जाती है, इसलिए वह भी सुरभि के खिलाफ था। इस बात का फायदा उठाते हुए राकेश अपने छोटे भाई को भी इस प्लान में शामिल कर लेता है। इसके अलावा सुरभि को हटाने के लिए अनिल कुमार नाम के भी एक हॉस्पिटल स्टाफ को प्लानिंग में शामिल किया जाता है। सब कुछ तय होने के बाद प्लानिंग के तहत 22 मार्च का दिन भी सुरभि को खत्म करने के लिए चुना जाता है, क्योंकि उस दिन हॉस्पिटल में ट्रेनिंग चल रही थी और ज्यादातर स्टाफ उसी में बिजी था। प्लानिंग के तहत जानबूझकर राकेश सुरभि को हॉस्पिटल में ड्रॉप करके मीटिंग के बहाने वहां से चला जाता है ताकि किसी का शक उस पर न आए। आगे क्या करना है वह काम अतुल, अनिल और मसूद को समझा दिया जाता है। पुलिस के खुलासे के मुताबिक इसी के बाद प्लान में शामिल स्टाफ दिन के लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच सुरभि के केबिन में जाते हैं। पहले सुरभि से बहस करते हैं और फिर सभी मिलकर सुरभि को मारते पीटते हैं। इसी बीच मौका मिलते ही सुरभि पर 7 गोलियां फायर की जाती है, जिसमें से 6 गोली सुरभि को लगती है जबकि 1 गोली सुरभि के मोबाइल पर लगती है। जब इन लोगों को यकीन हो जाता है कि सुरभि की मौत हो गई है तो यह लोग जल्दी से कमरे से सारे सबूत मिटाते हैं। खून के धब्बों को धोया जाता है,
फिंगरप्रिंट्स मिटाए जाते हैं, फिर सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। अब तक सुरभि की सांस चल रही थी, लेकिन वह मदद के लिए किसी को बुलाने लायक नहीं रह गई थी। सुरभि के बारे में लोगों को तब पता चलता है जब हॉस्पिटल का स्टाफ सुरभि को ढूंढते हुए उसके केबिन तक पहुंचता है। इस पूरे खुलासे के बाद पति राकेश रोशन, पति के छोटे भाई अतुल उर्फ रोशन उर्फ रमेश रोशन, हॉस्पिटल के स्टाफ अलका कुमारी, अनिल कुमार और मसूद आलम को अरेस्ट करते हुए अदालत में पेश किया जाता है और फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है।